नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हमारा ये कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी के लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी पर आधारित है। इस कॉलम में हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, सियासत की, जुडिशरी की और तमाम वो बातें जो आप जानना चाहते हैं चुटीले अंदाज में। खबरें पूरी तरह से सही होती हैं, लेकिन उनकी चर्चा जब मीडिया में नहीं होती है तो उन खबरों को एक नए अंदाज में, एक नए कलेवर में हम पेश करते हैं कहीं अनकहीं में। अरविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बात शुरू करेंगे अरविंद जी बीडी शर्मा के बढ़ते हुए कद से, बीडी शर्मा की बढ़ते हुए तेवरों से और बीडी शर्मा की प्रभावशाली कार्यशैली के बारे में। प्रतीक जी, बीडी शर्मा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने थे और उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लेना शुरू किए थे, उसके बाद से ये स्पष्ट होने लगा था कि वे मध्य प्रदेश भाजपा में बहुत असरकारक अध्यक्ष साबित होने वाले हैं। और वही हमें अब होता दिख रहा है। जिस अंदाज में बीडी शर्मा फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें तवज्जो दे रहा है, जिस तरह सरकार से जुड़े निर्णयों में संगठन की भागीदारी दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं केंद्र, या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, उनका मध्य प्रदेश के मामलों में, संगठन से जुड़े मामलों में वीडी शर्मा को फ्री हैंड। इसी कारण वीडी शर्मा जैसे चाह रहे हैं वही निर्णय इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। दूसरी बात यह भी देखने में आ रही है कि सत्ता से जुड़े जो फैसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी लग रहा है कि संगठन की बात को तवज्जो मिल रही है। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है मध्य प्रदेश में। एक स्पष्ट विभाजन चलता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता से जुड़े फैसलों में, जो फैसले अभी सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि सत्ता से जुड़े फैसलों में कहीं ना कहीं संगठन की दखल है, संगठन की बात सुनी जा रही है। उसके कारण मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे संगठन बहुत काम कर रहा है इन दिनों। और ग्राउंड लेवल पे संगठन जो काम करता है, सरकार से जुड़े मामलों में जो फीडबैक मिलता है उसको बहुत सही तरीके से पार्टी का जो नेतृत्व है वो सत्ता के शीर्ष तक उस बात को पहुंचा रहा। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर कोई फीडबैक पार्टी के माध्यम से पहुंचता है तो मुख्यमंत्री भी उस फीडबैक को फॉलो करना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इलेक्शन तो पार्टी के बैनर तले ही लड़ा जाता है। तो जो अभी का सिनेरियो है उसमें वीडी शर्मा बहुत असरकारक अध्यक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं। वो जहां उनको लगता है कि सरकार के फ्रंट पे सही नहीं हो रहा है, वहां भी वो अपनी बात रखने से नहीं चूकते। सरकार को पार्टी का जो एजेंडा है उसको असरकारक तरीके से लागू करना चाहिए, इस बारे में भी जो उनकी ओर से जो पहल हो रही है, इन सब से लग रहा है। और देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। इतना लंबा समय मध्य प्रदेश में आज तक किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिला। इवन भाजपा शासित राज्य जो है वहां भी किसी मुख्यमंत्री को इतना लंबा समय, अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जनता से जुड़कर काम करते हैं, जनता के और उनके बीच में एक तारतम्यता। ऐसे मुख्यमंत्री यदि संगठन की बात को तवज्जो दे रहे तो निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है उस भावनाओं को मुख्यमंत्री अच्छे से भांप चुके हैं। बात कुश्ती की करना चाहिए, क्योंकि आज ही हमने कुश्ती में ओलंपिक में रजत पदक जीता है रवि कुमार ने। लेकिन कांग्रेस में तो मुझे लगता है कि एक ही पहलवान है, कमलनाथ, और उन्होंने खंडवा उपचुनाव के संदर्भ में जो धोबी पछाड़ दाव मारा है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, कमलनाथ का एक बिल्कुल अलग अंदाज है। आपने सही कहा कि वो कब कौन सा दाव लगा दें उसको समझना बड़ा मुश्किल है। और कई दाव, जैसे पहलवानों के पास कई दाव रहते हैं, ऐसे राजनीति के इस पहलवान कमलनाथ के पास भी कई दाव है जिनका उपयोग वो समय समय पर करते रहते हैं। आश्चर्य होगा आपको जब हमने देखा था कि उन्होंने 2019 के चुनाव में दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को अंततः भोपाल से चुनाव लड़ने को मजबूर कर दिया, लोकसभा चुनाव। हमको लग रहा था कि दिग्विजय सिंह लड़ेंगे तो राजगढ़ से लड़ेंगे या किसी और सुरक्षित सीट से लड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ का ही दाव था कि दिग्विजय सिंह को अंततः भोपाल से चुनाव लड़ना पड़ा। अब लंबे समय से हम बात सुन रहे थे मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव होना, और उसमें खंडवा का उपचुनाव भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव है। लोकसभा का जो नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति के लिए होना है उपचुनाव।
और लंबे समय से मान के चल रहे थे। पार्टी के हलकों में भी चर्चा थी कि अरुण यादव ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अरुण यादव ने विधानसभा क्षेत्रवार दौरे शुरू कर दिए थे, उनकी खंडवा आवाजाही बढ़ गई थी, सब थी। लेकिन अचानक 10 दिन पहले कमलनाथ ने कह दिया कि मेरी तो खंडवा के मुद्दे पर अभी तक अरुण यादव से कोई बात ही नहीं हुई है, न मैंने बात की न उन्होंने कोई बात की है। और दूसरा है कि अभी तक मेरे पास जो सर्वे अलग अलग स्तर पर हो रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो आप अंदाज लगाइए कि जो अरुण यादव मध्य प्रदेश के इतने कद्दावर नेता माने जाते हैं, 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, करीब 4.5-5 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और जो मान के चल रहे हैं कि, और इसमें भी सच्चाई है कि अरुण यादव से मजबूत उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता पार्टी के पास वहां पे। लेकिन एन वक्त पे जो अरुण यादव तैयारी में जुटे हों, विधानसभा क्षेत्रवार दौरे शुरू कर दिए हों, अपने समर्थकों के साथ रणनीति बनाने में लगे हों, और कमलनाथ जिन जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है इस टिकट के बारे में, वो यदि कहते कि मेरी तो अभी अरुण यादव से इस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई, तो अरुण यादव का चौंकना स्वाभाविक है। और ऐसा कहकर कमलनाथ ने अरुण यादव को उनके राजनीतिक कद का भी एहसास करा दिया कि मध्य प्रदेश में तो फिलहाल जो कमलनाथ चाहेंगे वही होना। तो अब अरुण यादव पे क्या बीत रही होगी, तो अरुण यादव और उनके समर्थक कमलनाथ ने बता दिया कि मुझसे बात करे बिना आप स्वयं को उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकते। उन्होंने ये संकेत भी दे दिया कि स्पष्ट कि मैं जैसा चाहूंगा। और आपको कमलनाथ का सिस्टम तो प्रतीक जी बहुत अच्छे से मालूम है कि अलग अलग स्तर के वो सर्वे कराते हैं, पार्टी के वर्कर से फीडबैक लेते हैं, सीनियर लीडर से फीडबैक लेते हैं, और उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो लेकिन ये सब जो कमलनाथ ने कहा, इसने निश्चित तौर पर अरुण यादव को चौंका दिया। और इसके बाद ही एक बड़ी चर्चा चल पड़ी थी कि अरुण यादव, मतलब चर्चा चल पड़ी थी और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से प्रसारित होने लगा था कि मध्य प्रदेश का एक और कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर जा सकता है, तो उसको लेकर तमाम अटकलें लगने लगी थी कि कहीं वो कद्दावर नेता अरुण यादव तो नहीं हो सकते। हालांकि अरुण यादव ने बाद में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, एक बहुत ही चर्चित ट्वीट अपने के माध्यम से उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी कर दिया। अरविंद जी, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विस्तार किया है, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ है जी। मध्य प्रदेश के 2 जो मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर और प्रहलाद पटेल, उनके विभाग कम किए गए अगर देखा जाए तो। इस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश नुकसान में रहा है। पहले बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, उनका भी विभाग कम हुआ है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर तो बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे जब तक कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं हुआ था। कृषि था उनके पास, पंचायत और ग्रामीण विकास था, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे माने जाते हैं। और 2 महकमे लंबे समय तक एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री के पास रहना उसके राजनीतिक वजन का भी उन्हीं के पास एहसास कराता है। और सहकारिता जो है वो कृषि का ही एक हिस्सा था, कृषि का ही एक हिस्सा था। 10 साल लगातार शरद पवार रहे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कृषि मंत्री, और उसका बड़ा कारण ये था कि जो सहकारिता वो इसी कृषि विभाग से जुड़ा। अब नरेंद्र सिंह तोमर से पंचायत और ग्रामीण विकास तो अलग चला ही गया, कृषि से सहकारिता को भी अलग कर दिया। तो अब कृषि का भी, जो कृषि मंत्रालय का भी जो दबदबा था, जो अधिकार था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। और सहकारिता अब चला गया, अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री होकर। तो बताइए, एक नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेता के हाथ से, जिनको ये माना जा रहा था कि जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स में फर्स्ट 5 मिनिस्टर्स जो हैं उसमें हैं, उनका कद अचानक इस तरह से कम कर देना। चलिए 2 विभाग थे तो एक विभाग तो इतने विस्तार में, इतने मंत्रियों की संख्या बढ़ने में, ग्रामीण विकास तो ये माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कृषि में से सहकारिता को अलग कर दिया गया, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है कृषि विभाग का वो अलग हो गया। तो ये बड़ा चौंकाने वाला माना जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसे ही कुछ प्रहलाद पटेल साहब के साथ हुआ। पहले वे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, फिर बाद में उनका प्रभार बदल दिया गया और उनको मंत्रियों के साथ अटैच कर दिया गया। देखिए, प्रहलाद पटेल स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री तो थे ही थे, उनके पास बड़े महत्वपूर्ण 2 महकमे थे, पर्यटन और संस्कृति। देश भर में इस सेक्टर पे भी सरकार का बड़ा जोर है, और इस मंत्रालय से जुड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, जो संस्थान है, वो भी बड़े प्रभावशाली संस्थान है, चाहे वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो, चाहे आदिवासी कला केंद्र भोपाल का हो। ऐसे कई देश भर में संस्थान हैं जो इस पर्यटन और संस्कृति, खासकर संस्कृति मंत्रालय के अधीन थे। और आपने देखा होगा कि पिछली बार मंत्री बनने के बाद से लगातार प्रहलाद पटेल लगातार मूवमेंट में रहते थे, देश भर में उनके महकमे के संस्थान थे, वो वहां विजिट करते थे, और उनको एक नया आयाम देने में वो कोई कसर बाकी नहीं रख रहे थे। लेकिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो पर्यटन और संस्कृति दोनों विभाग उनके हाथ से चले गए, और अब वो जल संसाधन और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के राज्य मंत्री है, और दोनों में कैबिनेट मंत्री है। जल संसाधन में गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री हैं, और फूड प्रोसेसिंग में पशुपति कुमार पारस तो यूं देखा जाए तो केंद्र की राजनीति में प्रहलाद पटेल से बहुत जूनियर है।
प्रहलाद पटेल तो लोकसभा के न जाने कितने चुनाव जीत चुके हैं, 89 से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। और पशुपति कुमार पारस तो पहली बार सांसद बने, और उसके बाद जो है ये स्थितियां, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल के मामले में जो समीकरण बने हैं, कहीं ना कहीं चूंकि केंद्र पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व कई चीजों को बड़ी बारीकी से लेता, मुझे लगता है कि दमोह उपचुनाव का जो नतीजा रहा, जहां से प्रहलाद पटेल सांसद है, कहीं ना कहीं उसने भी प्रहलाद पटेल के राजनीतिक कद पे असर डाला है। अब अगर हम बात करें, अभी तक हम बात कर रहे थे नुकसान की, लेकिन अगर हम फायदे की बात करें तो फायदे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ उनके साये की तरह बनकर, उनकी परछाई की तरह बनकर उनके साथ रहने वाले उनके ओएसडी पुरुषोत्तम पाराशर। देखिए, पुरुषोत्तम पाराशर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े विश्वस्त है, और उन्हें सिंधिया खेमे का चाणक्य भी कहा जाता है। लंबे समय से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार केंद्र में वाणिज्य राज्य मंत्री बने थे, तब से पुरुषोत्तम पाराशर उनके साथ अलग अलग भूमिकाओं में रहते हैं। जब वो केंद्र में ऊर्जा मंत्री थे, तब पुरुषोत्तम पाराशर उनके ओएसडी पहली बार बने। इसके पहले वो निजी सचिव की भूमिका में उनके साथ थे। जब सिंधिया चुनाव हार गए और मंत्री नहीं रहे, तो उसके बाद भी पुरुषोत्तम पाराशर उनके साथ रहे। जब सिंधिया ने कांग्रेस से भाजपा में जाने का फैसला किया, उस दौर में भी पुरुषोत्तम पाराशर उनके सबसे विश्वस्त साथी और रणनीतिकार था। आपको ध्यान होगा कि जो विधायक बेंगलोर गए थे ये स्पेशल फ्लाइट से, उस फ्लाइट के सूत्र सारे पुरुषोत्तम पाराशर के हाथ में थे। और जब बेंगलोर में ये लोग विधायक थे, और जब कुछ बीच में ऐसा सुनने में आया कि कमलनाथ जा रहे हैं या दिग्विजय सिंह गए थे, और कुछ विधायक वापस कांग्रेस में आने की पहल कर रहे हैं या उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी साधने में पुरुषोत्तम पाराशर की बड़ी अहम भूमिका रही। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बन गए हैं, नागरिक उड्डयन जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है, और पुरुषोत्तम पाराशर फिर सिंधिया के ओएसडी की भूमिका में आ गए। तो मतलब पुरुषोत्तम पाराशर के महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से सिंधिया राजनीति में सक्रिय हैं और जब से उन्हें केंद्र में अलग अलग भूमिकाएं मिली हैं, पुरुषोत्तम पाराशर साये की तरह उनके साथ हैं, उनके मुख्य रणनीतिकारों में हैं। सिंधिया खेमे के मुख्य रणनीतिकार, चाणक्य, मतलब सिंधिया खेमे में तो उन्हें चाणक्य कहा जाता है, और यही कारण है कि सिंधिया खेमे के विधायक या पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो जब भी अपने आप को असहज महसूस करते हैं या जब भी उन्हें लगता है कि हमें कुछ मदद की जरूरत है, तो वो पुरुषोत्तम पाराशर के माध्यम से पूरे समूह के, पूरे ग्रुप के वो राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार। अब अगर हम बात करें पुरुषोत्तम पाराशर के बाद की जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, 3 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, और 1 उपचुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दिवंगत सांसद है नंद कुमार सिंह चौहान, उनके बेटे हर्ष कुमार सिंह चौहान का पलड़ा भारी होता जा रहा है। और ये पलड़ा इसलिए भारी हुआ है कि उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े। देखिए, नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान की जो केमिस्ट्री थी, उसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। संसदीय राजनीति में जो है नंद कुमार सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान से काफी वरिष्ठ थे, तो उस वरिष्ठता का भी हमेशा शिवराज सिंह चौहान ध्यान रखते थे। अब जबकि नंद कुमार सिंह चौहान इस दुनिया में नहीं है और उपचुनाव होना है, तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, जो 2 मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं टिकट के निर्धारण में, उनकी ओर से यह संकेत स्पष्ट मिल चुका है कि वो हर्षवर्धन सिंह चौहान को ही उपचुनाव में मैदान में लाने के पक्ष में। और यही कारण है कि हर्षवर्धन जो है तैयारियां अपनी शुरू कर चुके हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े काम करवा रहे हैं। उस संसदीय अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ, चूंकि बरहानपुर में पावरलूम एक बड़ा सेक्टर है, तो एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सखलेचा के माध्यम से मुख्यमंत्री ने वहाँ के जितने पावरलूम ऑनर्स हैं उनको बुलाया, वहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके नुमाइंदों को बुलाया, और एक बहुत ही बड़ा डिसीजन बरहानपुर के पावरलूम सेक्टर को लेकर लिया। उसमें भी हर्षवर्धन मौजूद थे। तो इस सारी स्थितियों में देखकर ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मुरारी मोघे और अर्चना चिटनिस, पूर्व सांसद खरगोन के कृष्ण मुरारी मोघे और अर्चना चिटनिस जो बुरहानपुर से 3 बार विधायक रही, उन दोनों, ये भी दोनों भी दावेदार हैं टिकट के। इन दोनों की तुलना में वर्तमान समीकरण में ऐसा लग रहा है कि हर्षवर्धन सिंह चौहान काफी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह चौहान की राय उनके पक्ष में है। अब ये देखना है कि उनकी इस राय से
प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा कितना इत्तेफाक रखते हैं देखना। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियां उसमें तो हर्षवर्धन जो है बाकी दो दावेदारों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। और तीसरे दावेदार जो माने जा रहे थे कि इस विवाद की स्थिति में दीपक जोशी जो है उनको एक मौका मिल सकता है, क्योंकि बागली जहाँ के वो निवासी हैं, जो उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 2 बार विधायक रहे, वो जो है खंडवा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन इन तमाम स्थितियों को देखते हुए दीपक जोशी ने भी पार्टी के नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो हालात हैं उसमें हर्षवर्धन चौहान ही सबसे बेस्ट कैंडिडेट खंडवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। एक और तो बीजेपी में होड़ मची हुई है, दौड़ मची हुई है कि किसको खंडवा का टिकट मिले। वहीं दूसरी ओर जोबट विधानसभा उपचुनाव में जिन विक्रांत भूरिया को ये माना जा रहा था कि वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये सीट उनकी बड़ी बहन के निधन से खाली हुई है, लेकिन विक्रांत भूरिया ने खुद को ही विड्रॉ कर लिया है और वो चाहते हैं कि ये टिकट वहाँ से जोबट का किसी और कार्यकर्ता को मिले। तो ये भी एक बड़े रहस्य की बात है कि आखिर विक्रांत भूरिया चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। देखिए, भूरिया परिवार 2018 और 2019 में 2 चुनाव झाबुआ से हारा। पहला चुनाव 2018 का विक्रांत झाबुआ विधानसभा क्षेत्र से हारे गुमान सिंह डामोर से, और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उनके पिता कांतिलाल भूरिया भी गुमान सिंह डामोर से चुनाव हारे। बाद में गुमान सिंह डामोर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तो कांतिलाल भूरिया उपचुनाव में विधायक बन गए। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और लंबे समय बाद प्रतीक जी देखने में आ रहा है कि कोई अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का अपनी टीम को लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ दिल्ली में भी खुद को मजबूत किए हुए। भूरिया परिवार में अक्सर ये आरोप लगता है कि झाबुआ की राजनीति को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब भी टिकट के बंटवारे की बात आती है सारे सूत्र कांतिलाल भूरिया अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि विक्रांत एक तो उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं, दूसरा ये कि विधायक एक अपने आप में बड़ा पद होता है, लेकिन यूथ कांग्रेस का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष होना भी अपने आप में बड़ी बात है और उससे आगे की कई रास्ते जो हैं वो खुलते। विक्रांत की उम्र अभी बहुत कम है, आदिवासी हैं, पढ़े लिखे हैं और उनमें एक राजनीतिक सूझबूझ है जिसका फायदा उन्हें निकट भविष्य में मिल सकता है। तो विक्रांत का एक बहुत सोचा समझा और मुझे लगता सही निर्णय है कि उन्होंने अपने आप को जोबट से, जो यूं देखा जाए तो कलावती भूरिया के निधन के बाद इस सीट पर अगर देखा जाए सहानुभूति अर्जित करने का मामला हो तो सबसे बड़ा क्लेम भूरिया परिवार से ही था। या तो विक्रांत लड़ते या कलावती के भाई लड़ते चुनाव, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को उम्मीदवारी से विड्रा कर लिया है क्योंकि कांग्रेस चाहती है, कमलनाथ चाहते हैं कि ये सीट पे कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहे। कलावती के निधन से जो सहानुभूति की लहर खड़ी हुई, कलावती बड़ी, आपको तो मालूम है, बहुत झाबुआ जिले की बड़ी पॉपुलर और दमदार लीडर थी। मतलब कांतिलाल भूरिया अगर उस जिले की राजनीति में कहीं सक्सेस हुए तो उसमें कलावती का बड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष रही और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने कांग्रेस को चुनाव हरवा दिया था। तो लेकिन भूरिया परिवार का निर्णय और खासकर विक्रांत का निर्णय बहुत सही है, सोच समझ के लिया गया निर्णय है। कांग्रेस के सामने 2 विकल्प वहां चल रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी का सर्वे था उसमें अलीराजपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश पटेल को, जो कि 2 चुनाव हालांकि अलीराजपुर से हार चुके हैं, उनको वहां से सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। और दूसरा दावा सुलोचना पटेल का है जिनके ससुर अजमेर सिंह वहां से कई बार विधायक रहे और खुद सुलोचना 3 बार विधायक रह चुकी हैं, तो उस परिवार का भी अपना क्लेम है। तो देखते हैं फैसला किसके पक्ष में होता है, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि विक्रांत भूरिया ने अपने आप को जोबट से कांग्रेस के टिकट की उम्मीदवारी से विड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की। ऋषि शुक्ला मध्य प्रदेश के बड़े यशस्वी IPS ऑफिसर रहे हैं, मध्य प्रदेश के DG रहे हैं, DGP रहे हैं और इन दिनों वो CBI के चीफ हैं। ऐसी चर्चा है कि वो किसी गवर्नर हाउस में विराजमान हो सकते हैं। प्रतीक जी, थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, कुछ ही दिनों पहले ऋषि शुक्ला CBI के चीफ पद से रिटायर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश केडर के बड़े जबरदस्त अधिकारी माने जाते हैं जो मध्य प्रदेश में और केंद्र में अलग अलग भूमिकाओं में ऋषि शुक्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के DGP के रूप में भी उनका एक बड़ा शानदार कार्यकाल रहा और उसके बाद जब दिल्ली गए तो CBI के चीफ के रूप में भी उन्होंने एक नए प्रतिमान स्थापित किए। इसके पहले भी वो जिस पद पे रहे, चाहे वो SP रहे हो, DIG रहे हो, IG रहे हो या पुलिस मुख्यालय में जो अलग अलग भूमिकाओं में रहे, तो उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाता है। तो ऋषि शुक्ला जो है CBI के चीफ पद से रिटायर हो चुके हैं और जिस स्तर की हलचल
देखी गई और जिस तरह की पूछताछ उनको लेकर सेंट्रल एजेंसीज ने की है। जनरली आईबी किसी आईपीएस अधिकारी के बारे में या किसी सेंट्रल एजेंसी से रिटायर हुए अधिकारी के बारे में कोई जानकारी एकत्र करती है तो इससे संकेत माना जाता है कि कहीं न कहीं किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका तय होना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऋषि एक शानदार कार्यकाल को देखते हुए, एक शानदार करियर को देखते हुए ऋषि शुक्ला को किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में मौका मिल सकता है। अब देखना है कि ये राज्य वो किस राज्य का राजभवन होता है जहां राज्यपाल के रूप में ऋषि शुक्ला की ताजपोशी होती है। अब अगर हम ब्यूरोक्रेसी में बात को आगे बढ़ाएं तो जो शराब सिंडिकेट है जो इन दिनों इंदौर में बहुत विवादास्पद बनी हुई है, नकली शराब से मौत भी इंदौर में हुई है और शराब सिंडिकेट के सदस्यों के बीच में गोलीबारी भी हुई है। लेकिन ये शराब सिंडिकेट के लोगों का काम केवल शराब तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरे तरफ भी हाथ पैर मारकर वातावरण को खराब बनाते रहते हैं। देखिए, शराब सिंडिकेट के हाथ बहुत लंबे हैं, या यूं कहें कि इनने अपने पांव बहुत पसार रखे। कहां नहीं है शराब सिंडिकेट। ये तो शराब ठेकेदार और शराब ठेकेदारों का समूह और फिर उसके बाद उसका शराब सिंडिकेट के रूप में सामने आना, ये तो बड़ा चर्चा का विषय। और जिस तरह का विवाद चल रहा है, जिस तरह गोलियां चल गई और उसके बाद बड़े ठेकेदारों के नाम एफआईआर में आ गए, तो सब बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन पर्दे के पीछे ये जानकारी सामने आ रही है कि ये सब बहुत अलग अलग धंधों से जुड़े हुए हैं। जैसे एके सिंह जो बहुत बड़े कारोबारी माने जाते हैं, गाजियाबाद से आए और आज मध्य प्रदेश के शराब कारोबार में जिनकी बड़ी दखल हो गई है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बेटा जो है वो इन दिनों जो मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद फरोख्त होती है। और चूंकि आपको ध्यान होगा कि जो शराब, ये चूंकि शराब के बड़े कारोबारी हैं, बड़े सप्लायर हैं, इसलिए इनकी शराब मैन्युफैक्चरर्स में भी बड़ी तगड़ी दखल है। तो जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये शराब फैक्ट्रियों को जो ग्रेन्स की जरूरत लगती है उसके भी बड़े सप्लायर एके सिंह के परिवार के लोग बन गए। माल्ट विस्की बनती है और उसके लिए ये सड़ा हुआ गेहूं लेते हैं और उसको शराब उत्पादक कंपनियों को, डिस्टिलरीज को सप्लाई करते हैं। तो मतलब ये तो एक पहलू है। उसके अलावा और इन्होंने कहां अपने हाथ फैला पांव पसार रखे हैं, बड़ा चर्चा का विषय है। और इनका गठजोड़ कब किससे हो जाए और कब ये कहां किससे अलग हो जाए, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में शराब सिंडिकेट, उनके कारोबार और उनसे जुड़े लोग बड़े चर्चा में। चर्चा तो निमाड़ के कलेक्टर की भी बहुत है। जब से पदस्थ हुए कलेक्टर के रूप में उनकी चर्चा थम नहीं रही है। कभी वो अपने बराबरी के एक आईएएस ऑफिसर से उनका विवाद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और अभी तो चर्चा ये है कि उन्होंने अपने ज़िले में अपने सजातियों को और अपने ज़िले के, अपने गृह ज़िले के ठेकेदारों को बुलाकर काम देना शुरू कर दिया है। देखिए प्रतीक जी, अपने हर कॉलम में मैं अपने दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए एक जिज्ञासा छोड़ता हूँ, एक सवाल उनके लिए छोड़ता हूँ। इस बार का मेरा सवाल श्रोताओं से और दर्शकों से ये है कि पता लगाइए आपकी निमाड़ पट्टी, जिसको हम महाकौशल की निमाड़ पट्टी भी ले लें और मालवा निमाड़ की भी निमाड़ पट्टी ले लें, तो निमाड़ पट्टी के कौन से जिले के कलेक्टर हैं जिन्होंने इन दिनों अपने जिले में रेत के खनन के मामले में स्थानीय ठेकेदारों को जो है दरबदर कर दिया है और अपने गृह जिले के लोगों को, अपने कुछ बहुत नज़दीकी लोगों को वहां लाके स्थापित किया है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि स्थानीय ठेकेदारों पर उन्हें भरोसा नहीं है। और ये अधिकारी जो हैं वो कोई बहुत पुराने आईएएस अधिकारी नहीं है, ज़्यादा समय इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए हुए नहीं हुआ और इसके पहले ये जहां भी रहे बड़े चर्चित रहे हैं। और जब इनकी अति सक्रियता की बात चली एक इनके ही आईएएस अधिकारी से विवाद के बाद, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रतीक जी जिस तरह की टिप्पणी आई थी वो आपने और हमने देखी है। तो बड़ी चर्चा है नर्मदा पट्टी के कलेक्टर आखिर कौन है जिन्होंने कि अपने गृह जिले के लोगों को लाकर जिस जिले में वो कलेक्टर वहां स्थापित किया और उनसे दमदारी से रेत का कारोबार करवा रहे हैं। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी तमाम जानकारियों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन हम फिर से हाजिर होंगे वही चुटिली बातों को लेकर कहीं अनकहीं में। तब तक देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।